अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ एक और अच्छा सा नावल लेके आई हूँ जो इंशाल्लाह ताला आप लोग को पसंद आएगा। तो चलें बिना किसी देर किए नावल की तरफ पढ़ते हैं। और नावल का नाम आप लोग को लास्ट पर पता चलेगा। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलें नावल की तरफ बढ़ते हैं। ये तुम किसको उठा लाए हो यमान शाह। मंजर शाह 10 साल यमान शाह पर धाड़े थे। बाबा ये बारबी डॉल मुझे स्कूल के पिछले गेट पर मिली। देखे ना कितनी क्यूट है। यमान ने इनकी बात का जवाब कुछ इस तरह दिया कि इनका इश्तियाल मजीद बढ़ गया था। बाहर फेंको इसको, न जाने किसका गुनाह उठा कर लाए हो। मंजर साहब ने कमर में लिपटी इस मासूम बच्चे को हकारत से देखकर कहा जो इनकी ऊंची आवाज़ सुनकर डर के मारे रोने लग गई थी, जबकि पास खड़ी महानूर बेगम ने बेबसी से इन्हें देखा था। इस मामले में वो बेटे के साथ ही यमान शाह इनकी इकलौती औलाद था। इनको बेटी की बहुत ख्वाहिश थी, मगर जो रब की रज़ा अब इस बच्ची में इनको अपनी बेटी नजर आने लगी थी। मगर मंजर साहब की सफाकी के आगे वो कुछ करने से कासिर थे। शाह साहब एक मर्तबा उन्होंने कुछ बोलना चाहा, मगर मंजर साहब ने दरमियान में ही टोक दिया था। बस महानूर बेगम, मैं इसको मजीद अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। शाम तक ये बच्चे मुझे यहाँ दिखाई ना दे। वो अपनी सुनाकर वहाँ से चले गए थे। पीछे महानूर बेगम और यमान इस बच्चे के साथ रह गए थे। मामा देखे ना कितनी प्यारी है ये मेरी चाहत। जबकि इसके मेरी चाहत कहने पर महानूर बेगम ने सवालिया नज़रों से इसे देखा था, जिसके जवाब में इसने बस इतना कहा कि मामा, हाँ मामा, ये यमान की चाहत है। इसने इस बच्ची के गाल पर प्यार से चूमते हुए कहा था तो वो खिलखिलाई थी। माशाल्लाह। महानूर बेगम बेसाख्ता महानूर बेगम बोली थी, मामा अब हम बाबा को कैसे मनाएंगे। वो परेशानी से बोला था। अल्लाह सब ठीक करेगा मेरी जान, लेकिन अब इसको मुझे दो, मैं इसे फीड करवाती हूँ। पता नहीं कब से भूखी है और तुम जाकर यूनिफॉर्म चेंज करो। इनकी बात पर यमान सर हिलाता हुआ बच्चे को इनको देता कमरे की जाने बढ़ गया था। रहमान शाह का एक बेटा और एक बेटी है। बेटे मंजर शाह महानूर की सिर्फ एक ही औलाद थी, वो है यमान शाह, जो इंतहाई का ज़िद्दी है। इसके बाद आती है मंजर शाह की छोटी बहन नाइला, जो अपने शोहर की डेथ के बाद शाहविला में ही रहती थी। नाइला शाह की एक बेटी है मरवा, जो कि नकचिड़ी और बहुत ही मगरूर है। डाइनिंग हॉल में चम्मच और कांटों की आवाज़ के अलावा बिल्कुल ही खामोशी थी। इस खामोशी को मंजर शाह की भारी आवाज़ ने तोड़ा था। यमान शाह कहाँ है। उन्होंने यमान की खाली कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए पूछा था। जी बस बच्ची के साथ खेल रहा है, महानूर बेगम ने डरते हुए धीमे लहजे में कहा। मुबादा वो गुस्सा ही ना हो जाए। और ऐसा ही हुआ क्या वो अभी तक इस बच्चे को वापस नहीं छोड़ कर आया। उन्होंने इश्तियाल अंगेज लहजे में पूछा था। शाह जी, हम इतनी छोटी बच्ची को कैसे सुनसान जगह पर छोड़ें, न जाने किस माँ के जिगर का टुकड़ा है। उन्होंने सर झुकाए हुए जवाब दिया, जबकि वो मरवा और नाइला पुप्पो खामोशी से खाना खाने में मगन थी। मगर अगर इस बच्ची को रख भी लूँ तो यमान शाह का इसी तरह खुद से और पढ़ाई से ध्यान हट जाएगा। सो मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। ये मेरे इकलौते बेटे के मुस्तकबिल का सवाल है। मैंने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई है, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर अब की बार इनका लहजा थोड़ा नरम था। बाबा, मैं अपनी पढ़ाई का बहुत ख्याल रखूँगा। आप प्लीज़ चाह को यहाँ से ना निकाले। हाल में आते ही यमान ने मुल्तजी लहजे में कहा था। हो न जाने कौन है और हम इसे क्यों अपने घर में रखें। अगर कोई ऊंच नीच होगी तो कौन जिम्मेदार होगा। नाला पप्पो ने नागवाड़ी से कहा था। पप्पो, ये मेरा चार बाबा का मामला है। यमान ने इस अंदाज में कहा कि महानूर बेगम ने तनकीदी नज़रों से इसे देखा था। सॉरी, इसने एहसान करने वाले अंदाज में कहा। ठीक है, ये बच्ची आज से यहीं रहेगी, मगर इस शर्त पर कि यमान शाह अपनी बात से नहीं मुकरेगा, वरना मैं इसे इस घर से बाहर निकालने में देर नहीं लगाऊंगा। मंजर साहब ने वार्निंग भरे लहजे में कहा था। जी बाबा। वो बमुश्किल अपनी खुशी छुपाता हुआ महानूर बेगम की खुशी चेहरे पर भी इत्मीनान आ गया था, जबकि नाला पुप्पो और मरवा के चेहरे पर ऐसे थे जैसे इनके मुंह में कड़वा बादाम आ गया हो। 17 साल बाद लाल दुपट्टा, मेरा हाय रे लाल दुपट्टा उड़ गया हवा के झोंके से। चाहत जोर जोर से गुनगुनाती हुई डाइनिंग रूम में दाखिल हुई थी, जिस पर इसका पहला सामना नाइला पुप्पो से हुआ था। लड़की तुम्हारे बाप का करनी है जो ऐसी हरकतें कर रही हो, अपनी हद में रहो। नाइला पुप्पो की बात पर 17 साल चाहत के चेहरे पर उदासी छा गई थी। जी पुप्पो, कहकर अपने कमरे में चली गई थी। नाइला पुप्पो और मरवा का रवैया के साथ बहुत ज़्यादा बुरा था। वो दोनों से एक मुलाजमत से कम नहीं समझती थी। मंजर साहब का अंदाज भी इससे लिया गया था। सिर्फ मानूर बेगम और यमान ही से प्यार करते थे। क्या हुआ, चाहे किसी ने कुछ कहा है क्या। यमान ने इसके सते हुए चेहरे को देखकर कहा, मगर वो चुप रही थी। बताओ मुझे, अगर मरवा ने कुछ कहा है तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। पहले नरम फिर सख्त लहजे में बोला था। नहीं मान, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। उससे नज़र चुरा कर बोली थी, जबकि यमान ने इसके झूठ पर घूरा। फिर बोला, अच्छा चलो तुम तैयार हो जाओ और बाहर आ जाओ, आइसक्रीम खाने चलते हैं। सच्ची वो एकदम से खुशी से उछली थी। हाँ एकदम, वो भी एकदम से बोला था। वो इसी के अंदाज में बोला तो वो खिलखिलाई थी। ए लड़की, मेरा ये सूट प्रेस कर दो। मरवा हीर की टक टक करती हुई इसकी जानिब आई तो अपना सूट पकड़ाते हुए हुक्म लहजे में बोली। घर में मुलाजमीन होने के बावजूद नाइला पुप्पो और मरवा सारा काम इससे करवाती थी, सिर्फ और सिर्फ इसे नीचा दिखाने के लिए। तुम ये खुद भी कर सकती हो, मुलाजमीन भी है, सब
फिर ये सब चाह से क्यों करवा रही हो? यमान अचानक कब वहाँ आया तो उसकी बात सुनकर जवाब में बोला। यूँ अचानक यमान को देखकर मरवा गड़बड़ा गई थी, फिर संभल कर मुस्कुराते बोली, एक्चुअली मुझे चाहत का किया हुआ काम पसंद है, मैं बच्चा नहीं हूँ। वैसे बोलकर बोलता चाहत को वहाँ से जाने का इशारा कर चुका था। इसके यूँ कहने पर चाहत मुस्कुराहट दबाती वहाँ से चली गई। पीछे मरवा दांत पीसती रह गई थी। इस वक्त दिन के तकरीबन 8 बज रहे थे। इशा वेला में सब लोग डाइनिंग हॉल में बैठे नाश्ता करने में मसरूफ थे। तभी यान ने गला खंगाल कर सबको अपनी जानिब मुतवज्जा किया था। मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ। इसकी बात पर वहाँ मौजूद सब लोगों के चेहरे पर ताज्जुब छा गया था। ये जो मैंने दिन रात लगाकर इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, इसे कौन संभालेगा? आपको पता है, मंजर साहब की बात पर यमान ने लापरवाही से कहा। इसके अंदाज पर उन्होंने महानूर बेगम की तरफ देखा, जैसे कह रही हूँ कि देख रही हो अपने लाडले के लक्षण। यमान, इसी तरह मामू का इतना बड़ा बिजनेस कहाँ जाएगा? मरवा बोली तो यमान ने सख्त नजर से घूरा था, जिस पर वो सटपटाई थी। नन ऑफ योर बिजनेस। मरवा शर्मिंदा होती वापस खाना खाने में मगन हो गई थी। बाबा, ये मेरा ख्वाब है और मैं इसे पूरा करके ही रहूँगा, वो मजबूत लहजे में बोला था। इसके ज़िद्दी अंदाज को देखते हुए मंजर साहब ने हार मान ली थी। इनकी बात पर महानूर बेगम चाहा तो ईमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इसके साथ ही मरवा और नायला पुप्पो ने अपनी नागवारी छुपाने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। चाहत वैसे तो ईमान के आर्मी में जाने का सुनकर खुश थी, मगर इसके यहाँ से चले जाने की खबर ने इसे दुखी कर दिया था। महानूर बेगम ईमान कब से समझा रहे थे, देखो चाहत बेटा, ईमान जल्दी वापस आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, मैं जल्दी ट्रेनिंग मुकम्मल करके वापस लौटूंगा। अब तुम रो मत, क्योंकि चाहत तो बहुत बहादुर है ना। यमान इसे चुप करवाते ही बोला था, जिसमें वो कामयाब भी हो गया। दिन गुजरते गए थे, यमान भी चला गया। पहले पल तो इसकी और चाहत की बात होती की, मगर अब वो मुकम्मल इससे हट कट कर रह गया था, क्योंकि इन दिनों के दरमियान मरवा और नाला वो आ चुकी थी। देखो मरवा, यमान से शादी का मतलब है तुम करोड़ों में खेलोगी। नाला वो लालची लहजे में मरवा से बोली थी। वो कब से इसे समझाने की कोशिश कर रही थी, मामा प्लीज़, इस अपनी चाह के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता और मुझे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने का कोई शौक नहीं है, वो बेजार लहजे में बोली थी। इसकी बात पर नाला पप्पो का जी चाहा इसका अम्मा कर लड़की पर मातम करे, बेवकूफ़ लड़की कहीं की। वो बड़बड़ा कर रह गई थी। मैंने हाँ तो शादी कर ली। मरवा, तुम्हारा क्या इरादा है? मरवा और इसके अवारा दोस्त इस वक्त यूनिवर्सिटी के पार्किंग एरिया में बैठे थे। तभी इसके दोस्त ने पूछा था, अरे भाई इसको क्या फिक्र, इसके लिए तो लाइनें लगी हुई हैं। यही तो प्रॉब्लम है, कितने उम्मीदवार हैं कि चूज़ करने के लिए भी एक उम्र चाहिए। इसके दोस्त एक के बाद एक जुमला कसने लगे। वह नज़ाकत से मुस्कुराई थी। यार मेरी मामा जो है वो ना, वो मेरी शादी अपने भाई के बेटे से करवाना चाहती हैं। वो मुँह बनाकर बोली थी। ओ यार, वो यमान शाह, उफ क्या बंदा है यार। इसके दोस्त हंसते भरे लहजे में बोली थी, वो ना इस लेपालक चाहत के अलावा इसे कुछ नज़र ही नहीं आता। इसने बेजारी से सर झटका था। अरे कुछ ऐसा करो कि यमान शाह के सर से इस खूबसूरती और मासूमियत का भूत उतर जाए। एक ने मुफ्त का मशरे से नवाजा था, जबकि इसकी बात सुनकर मरवा की आंखें चमक उठी थी। कुछ सोचकर वो शैतानी अंदाज में मुस्कुराए थे। लो चाहत बीबी, तुम्हारा चैप्टर क्लोज। मामा, मैं यमान से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मरवा नायला पप्पो से बोली थी। हैं वाकई? उन्होंने बेयकीनी से पूछा। हाँ, लेकिन इससे पहले इस चाहत को इसकी ज़िंदगी से निकालना होगा। पर कैसे? नायला पप्पो ने उलझ कर से देखा था। इनकी बात पर मरवा आहिस्ता से इन्हें अपना प्लान बताने लगी। वाह मरवा, क्या प्लान है तुम्हारा? नायला पप्पो खुशी से चूल लहजे में बोली थी। मानती है ना फिर मुझे? मरवा इनकी बात में मकबूल अंदाज में बोली थी। मुझे लगता है मेरा आखिरी वक्त आ गया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मरने से पहले मैं अपनी बेटी को महफूज हाथों में सौंप दूँ। रात के खाने पर नायला पप्पो ने प्लान के मुताबिक इमोशनल लहजे में कहा था, प्लीज़ मामा ऐसे मत कहे। मरवा ने भी हिस्सा लिया। अरे नायला, ऐसे मत कहो। मरवा मेरी बेटी है। मंजर साहब इनकी बात पर तड़प कर गोया हुए थे। बस भैया, आपकी इसी मोहब्बत की वजह से मैं चाहती हूँ कि मरवा हमेशा के लिए यहीं रहे। इनकी बात को मतलब समझते वहाँ मौजूद तीनों अफराद को 440 कोट का झटका लगा था। ये क्या कह रही है नायला, यमान और मरवा? महानूर बेगम ने बेसाख्ता हैरत भरे लहजे में पूछा। इन्हें अपना मुंह खोलना ही पड़ा, क्योंकि वो अपने बेटे और चाहत की आंखों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत के दिए देख चुकी थी। हाँ भाभी, इसमें मुबालगा ही क्या है ना। अल्लाह को पुप्पो ने बमुश्किल अपने लहजे में उठ करवाहट को छुपाते हुए कहा था, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। आप लोग यमान की मरवा से पुरखाश के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। इसकी बात सुनकर मरवा ने अपने चेहरे पर मुस्किन तारी कर ली थी। 1 हफ्ते तक यमान आ जाएगा, फिर इस मौजू पर बात होगी। ये इसकी ज़िंदगी का मामला है, मैं इस पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकता। मंजर साहब ने संजीदगी से कहा। इस बात पर मरवा और नाला पप्पो का रंग चेंज हुआ था, क्योंकि वो यमान की पसंद के बारे में अच्छी तरह जानती थी। डाइनिंग हॉल में दाखिल होती चाहत बेसाख्ता पलटे तकरीबन भागते हुए अपने कमरे में चली गई थी। दिन गुजरते गए, यमान की वापसी का दिन भी आ गया था और उसी दौरान किसी ने भी दोबारा रिश्ते वाली बात नहीं छेड़ी, जबकि चाहत अंदर ही अंदर डर रही थी। हालांकि वो जानती थी कि यमान इनकार कर देगा। चाहत बेटा, ज़रा ये ट्रैफल फ्रिज में रख दो। महानूर बेगम की आवाज़ पर अपने खालों से बाहर आई थी। जी अच्छा, कहकर फ्रिज की जाने बढ़ी थी। आज यमान के आने पर घर में तैयारियां ज़ोरों शोर पर थी। महानूर बेगम सुबह से किचन में खड़ी इसकी पसंदीदा खाने बना रही थी। चाहत घर की सफाई करने में
वे मैं मुलाज़िम को हिदायत दे रही थी। नाला पप्पू अपने कमरे में थी और मरवा पार्लर गई हुई थी। इसी वक्त बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई थी। मानो बेगम सड़क से बाहर की जानी पड़ी थी। नाला पप्पू भी इनके पीछे अपने कमरे से निकली, जबकि चाह तेज़ी से खिड़की की जानिब गई। सामने ही वो दुश्मन जहाँ मानो बेगम से गले मिल चुका था। इनका माथा झूम रहा था और पहले से भी ज़्यादा वजीहा हो चुका था। इसने बेसाख्ता खिड़की बंद कर दी थी। अगर नाला वो उसे यूँ देख रही थी तो आगे के बारे में वो सोचना नहीं चाहती थी। अरे मम्मा, अब मैं वापस आ गया हूँ, अब तो ना रोएं, वरना मैंने भी रो देना है, यमान मुँह बनाकर बोला तो मानूर बेगम हंस पड़ी थी। सब लोग डंडों में बैठे थे। चाहत ने तेज़ रफ्तारी से धड़कते दिल के साथ अंदर दाखिल हुई थी। अरे चाहत बेटा, वहाँ क्यों खड़ी हुई, इधर आओ ना, यहाँ बैठो। मानूर बेगम की नज़र दरवाजे में खड़ी चाहत पर पड़ी थी तो उन्होंने इसे अंदर बुलाया। थोड़ी देर पहले पार्लर से लौटी मरवा और नायला पप्पू ने चाहत को देखकर मुँह बनाया था। चाहत आस्ता से जमान के साथ वाले सोफे पर टेक की थी। उसने नज़र उठाकर जमान की तरफ देखा। अपने जानिब देखता पाकर जमान की मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। कैसी हो चाह, उससे वही इसके लिए महसूस नरम लहजा था, वही गहरी खूबसूरत मुस्कुराहट। ठीक, आप कैसे हैं? चाहत मुश्किल अपने धड़कते दिल को संभालते हुए बोली थी। इसकी हालत देखते हुए ईमान का बेसाख्ता कहकर निकला। नैला पप्पू और मरवा ने नागवारी से इन दोनों को देखा था। मैं बिल्कुल ठीक, इसे शौक नज़र से देखता हुआ खोया हुआ। ईमान बेटा, आप फ्रेश हो लो, मैं तब तक खाना लगवाती हूँ, मानूर बेगम खड़े होते हुए बोली थी। ईमान से बोली थी, जी ठीक है, फिर लंच में मिलते हैं। हम खाना खाते मंजर साहब ने सबको अपनी जानिब मुतवज्जह किया था। फिर बोले थे, ये माँ तुम्हारी फूफो चाहती हैं कि मरवा हमेशा के लिए यहीं रहे तुम्हारी बीवी की हैसियत से, तो तुम क्या चाहती हो? तुम्हारा फैसला हम सबका फैसला होगा। मैं रिश्ता में ज़बरदस्ती का कायल नहीं हूँ, उन्होंने संजीदगी से कहा। बट ईमान को इनकी बात सुनकर झटका लगा था। नेवर, इट्स इम्पॉसिबल। मैं मरवा जैसी लड़की से हरगिज़ शादी नहीं कर सकता। मतलब क्या है तुम्हारा? मरवा जैसी लड़की? ईमान की बात पर मरवा बोली थी, जबकि नाला पप्पू ने इसे पुरसकून रहने का इशारा किया। अपनी बेइज्जती पर मरवा सब्र के गुण पी कर रह गई थी। तो फिर किससे करोगे? मंजर साहब ने यमान की सुर्ख होती रंगत को देख कर कहा था, आज ही फैसला कर लो। डाइनिंग टेबल पर मौजूद सब लोगों के दिल यमान का जवाब सुनने के लिए पल भर के रुके थे चाह से। यमान ने इत्मीनान से मंजर साहब के सर पर धमाका किया था। मानूर बेगम और चाहत ने अपनी टिकी हुई सांसें बाहर की, जबकि नायला पप्पू और मरवा को अपना मनसूबाबंदी रायगा होती हुई दिखाई दी थी। क्या तुम एक अनजान लड़की से शादी करोगे? मंजर साहब के लहजे में हैरत का आंसर नुमाया था। पापा, चाहे अनजान लड़की नहीं है, अपनी सारी जिंदगी में ही गुजारी है इसने। यमान जब से बोला, अगर मंजर साहब की जगह कोई और होता तो अब तक सही सलामत ना बचा होता। अगर तुम्हारी शादी चाह से हो भी गई तो मरवा कहाँ जाएगी? मंजर साहब ने सवाली नज़र से यमान को देखा था। मैं खुद इसकी शादी किसी अच्छी जगह करवाऊंगा। यमान का जवाब सुनकर मरवा ने मुठ्ठियाँ पीछी थी। मैं आती हूँ। चाह सिर्फ इतना कहकर तेज से वहाँ से निकलती चली गई थी। शाह साहब, ये यमान की पूरी जिंदगी का सवाल है, आपको इसकी राय को अहमियत देनी चाहिए। मानूर बेगम ने भी हिस्सा लिया था। ठीक है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, जो भी था, लेकिन यमान इनकी इकलौती औलाद था और इनके लिए इसकी खुशी से बढ़कर कुछ भी ना था। इनकी बात सुनकर यमान को ऐसा लगा जैसे बैठे बैठाए जन्नत मिल गई हो। मनचाहे इंसान का साथ जन्नत से कम नहीं होता। महबूब के साथ सारी ज़िंदगी बिताने के लिए ख्याल नहीं, इसके अंदर सरशारी बढ़ती थी। दूसरी तरफ चाहत का भी हाल यमान से कम ना था। मैं अंदर आ जाऊँ बेटा? दरवाजे पर होने वाली दस्तक से इसे ख्यालों से बाहर खींच लाई थी। दरवाजे पर मानूर बेगम शगन का दुपट्टा लिए खड़ी थी। जी जी, आ जाएं अम्मी। मानूर बेगम ने बेड पर बैठी चाहत के सर पर सुर्ख रंग का दुपट्टा रखा। वो खुद भी इस गुलाब की माने दिखने लगी थी, जो नन्हा नन्हा उगता है और इसकी शौकी जोबन पर होती है। माशाल्लाह, उन्होंने मुस्कुराते हुए इसकी नज़र उतारी थी। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा सलामत रखे, आमीन। जबकि चाहत के लबों पर मासूम सी मुस्कुराहट थी। ऐसा मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगी। वो चाहत समझती क्या है अपने आप को? जमान मरवा खान को रिजेक्ट करके खुश रहेगा? नेवर। अब देखते जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, और तुम्हारी चाह के साथ भी, कि तुम्हें मज़ा आ जाएगा। मरवा इस वक्त अपने कमरे में ज़ख्मी शेरनी बनी टहल रही थी। आखिर तुम करने के वाली हो? मरवा कब से इसकी बातें सुनती। नायला पप्पू ने झंझला कर कहा था, बहुत कुछ करूँगी, लेकिन वक्त आने पर, अभी मुझे सिर्फ सोचना है बस। इसकी बात में नायला पप्पू तासीर से देखती वहाँ से चली गई थी। घर में यमान और चाहत की मंगनी की तैयारियाँ ज़ोरों शोर पर थी। यमान की बाकी कज़नें भी आई हुई थी, जिस पर घर में खूब हल्ला गुल्ला हुआ था। यमान और चाहत की मुलाकात इस दिन से के बाद कभी नहीं हुई थी, क्योंकि लड़कियां जालिम समाज बनकर आ चुकी थी। इनके मुताबिक इश्क में तड़पना भी बनता है और दोनों सही तड़प रहे थे। उफ अंबर, अभी निकाह में 1 हफ्ते की देर है और तुम लोगों ने अभी से ही पहरा लगा दिया। इस वक्त ईमान चाहत के कमरे के दरवाजे पर खड़ा अंदर जाने की तगदो में था, लेकिन ये पलटून इसे कहाँ अंदर जाने दे रही थी। तभी अपनी ईका कज़न की बात पर इसे घूरता हुआ बोला था, जो भी है दूल्हे भाई, आप चाहत से निकाह के बाद ही मिल सकते हैं, डेट्स फाइनल। अमर ने कतई अंदाज में कहा था, तो ईमान ने मासूम शक्ल बनाई जिसका इस पर कोई असर न हुआ था। आखिर वो तंग आकर वहाँ से चला गया था। अंदर बैठी चाहत का मुँह लटक गया था। जालिम अंबर, वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाई थी। मरवा नायला पप्पू ने बेयकीनी से अपनी बेटी को देखा। क्या बकवास कर रही हो तुम? पागल तो नहीं होगी मम्मा? आप खुद भी तो यही चाहती थी कि ईमान से शादी की बजाय मुझसे
चाहत की बजाय मुझसे हो तो अब क्या हुआ? मरवा तंग कर बोली थी, मानती हूँ लेकिन ऐसा मैं हरगिज़ नहीं चाहती थी और ना ही तुम्हें करने दूँगी। मरवा ने जब से अपना प्लान नायला पप्पू को बताया था तब से वो बेयकीनी की कैफियत में थी क्योंकि इसका मंसूबा ही कुछ ऐसा था। वो इतनी संगदिल नहीं थी कि अपनी बेटी की खातिर चाहत के साथ इतना बड़ा ज़ुल्म करती। मरवा, अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो भूल जाना कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। मज़ाक लहजे में बोली थी और वहाँ से चली गई। मरवा ने पीछे से इन्हें पुकारा मगर वो अनसुनी कर गई थी। ऐसा तो मैं करूँगी और ज़रूर करूँगी, अपनी तौहीन का बदला तो मैं ज़रूर लूँगी। मरवा बड़बड़ाई थी, हाय चाहत कैसी है? मरवा चाहत के कमरे में आते हुए बोली थी। चाहत पर तो गोया हैरतों के बहार टूट पड़े थे। मरवा और इसके दरमियान में ऊपर से इसका शहद टपकाता हुआ लहजा। जी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप यहाँ खैरियत? चाहत जल्दी जल्दी खुद को कंपोज करती हुई मुस्कुरा कर बोली थी। हाँ, मैंने सोचा तुम्हारा निकाह होने वाला है तो इसकी थोड़ी तैयारी कर ली जाए, बस इसलिए तुम्हारे कहने पर तुम्हें ले कहने आई थी कि इकट्ठे मॉल चलते हैं। मरवा ने मसनूई मुस्कुराहट से कहा था। मैं और आप? चाहत ने जैसे तस्दीक चाहिए। हाँ तुम क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, आप वेट करें, मैं तैयार होकर आती हूँ। चाहत कहती ड्रेसिंग रूम में उनकी जाने बढ़ गई थी। ओके, मरवा ने शैतानी मुस्कुराहट से कहा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि शिकार इतनी जल्दी जाल में फंस जाएगा। अच्छा चाहत, तुम यहीं रुको, मैं 2 मिनट में आई, मेरी फ्रेंड यहाँ पास ही बुला रही है मुझे। चाहत और मरवा इस वक्त शॉपिंग मॉल में थे जब मरवा ने इसे पार्किंग लॉट में छोड़ते हुए कहा था, जी ठीक है लेकिन जल्दी आइएगा। चाहत ने सुनसान पार्किंग लॉट को देखते हुए कहा, रुके, कहीं मत जाना। मरवा कहती हुई मॉल के पीछे जाने वो चली गई थी। अपने सेल पर एक नंबर मिलाया था। हाँ, वो पार्किंग एरिया में मौजूद है, अपना काम करके फौरी तौर पर वहाँ से निकल जाना। और हाँ, एक सीसीटीवी कैमरों का भी इंतज़ाम कर लेना, कोई कैमरा रह गया ना तो बंद कर देना। हाँ ठीक है। आगे का जवाब सुनकर इसने फ़ोन रख दिया था। अब इसे पता चल रहा था वो कितनी अच्छी मनसूबासाज़ है, मगर अल्लाह के फैसलों के आगे सब कुछ दरा का दरा रह जाता है। इधर मैं, अरे मैं तो एक बैग दुकान पर ही छोड़ आई हूँ। अच्छा, जब तक मरवा भी आती है मैं तब तक लेकर आती हूँ बैग। चाहत ने खुद से सोचते हुए अपने माल कदम की जानिब बढ़ा दिया था, लेकिन इसे पूरा पार्किंग एरिया किसी लड़की की दर्दनाक चीखों से गूंज उठा था। बट ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? यस सर, जिस लड़की पर तेजाब फेंका गया था वो आप ही के घर से है। आगे का जवाब सुनकर यमान ने सांस लेना भूल गया था। हॉस्पिटल का एड्रेस पता करके वो गाड़ी हॉस्पिटल के रास्ते पर डाल गया था। अगर ये तुम्हारा काम है मरवा, तब तुम्हें यमान शाह से कोई नहीं बचा सकेगा। यमान की ग्रफ स्टेरिंग पर मजबूत हुई थी। जब से ये बात महाना बेगम को पता चली थी उन्होंने रो रो का बुरा हाल कर लिया था। नाला पप्पा बेयकीनी की कैफियत में थी। आप चुप हो जाए ईमान और बेगम। यमान पहुँचते ही हमें अपडेट करेगा। मंजर साहब ने परेशानी से कहा, मुझे अपने बच्चे के पास जाना है, किसी भी सूरत में न जाने। महानूर बेगम ने रोते हुए कहा था तो मंजर साहब ने ड्राइवर को गाड़ी निकालने का कहा। आप दोनों तैयार हो जाएं। मंजर साहब की आवाज़ पर नाला पप्पा होश में आई थी। हिमान रिसेप्शन पर रूम का पता करता पहुंचा तो सामने का मंजर देख अपनी जगह सेटल हो गया था, क्योंकि सामने चाहत कुर्सी पर बैठी रोने में मसरूफ थी। चाहत यमान की आवाज़ सुनकर चाह ने सर उठाकर आंसू भरी आंखों से इसे देखा था। मान ने मुड़ा अपनी चाहत हिचकों के दरमियान बोली थी, क्या हुआ है शॉपिंग मॉल में? यमान ने संजीदगी से चाहत से पूछा। फ्लैशबैक। चाहत ने अपने कदम माल के जाने पर आए थे कि इसे चीखों की आवाज़ आने लगी। ये तो मरवा आपी की आवाज़ है। चाहत खवास पाख्ता इसकी तरफ भागी थी जहाँ से चीखों की आवाज़ आ रही थी। किसी ने लड़की पर तेजाब फेंक दिया है। मुख्तलिफ आवाज़ें चाहत के कानों में पड़ी तो इसने मुंह पर हाथ रखा था। जैसे तैसे करके मरवा को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। वहीं पर इनकी मुलाकात मंजर साहब के सेक्रेटरी से हुई थी जो किसी काम से हॉस्पिटल आया था। इसने चाहत के कहने पर मंजर साहब को कॉल की, मगर उन्होंने कॉल पिक नहीं की। चाहत ने यमान का नंबर दिया था। यमान महानूर बेगम की बात सुनकर वो दोनों पीछे मुड़ रहे थे। चाहत, तुम यहाँ हो तो अंदर कौन है? नायला पप्पू ने अपने दिल में आते ख्यालों की नफी करते हुए कहा था। पप्पू, अंदर मरवा है। ये सुनकर नायला पप्पू का हाथ सीधा दिल पर पड़ा था। मरवा ने जो घड़ा चाहत के लिए खोदा था इसी में खुद गिर गई थी। डॉक्टर ने बाहर आने पर वो सब आगे बढ़े थे। डॉक्टर, कैसी मेरी बच्ची? नायला पप्पू ने रोते हुए पूछा था। परेशानी की कोई बात नहीं है, वो खतरे से बाहर है। शुक्र है इनका चेहरा बच गया, तेजाब आंसू को जला गया था, लेकिन इंशाल्लाह थोड़ी अरसे में वो ठीक हो जाएंगी। आप इनसे मिल सकते हैं, हम इन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया है। डॉक्टर ने मुस्कुराकर प्रोफेशनल अंदाज में कहा और आगे बढ़ गया और इन सब में नई जान डाल दी थी। इसके बाद जब मैं मॉल पर की पिछली जाने पहुंची तो याद आया कि मैं एक बैग दुकान पर ही बोल रही हूँ। इसको लेने के लिए दोबारा मॉल जाने ही वाली थी कि मेरे ही हायर किए हुए इन लड़कों ने मुझे चाह समझकर बिना मेरी चीखों की परवाह किए तेजाब डाल दिया। जल्दी में उन्होंने मेरी इन चीखों पर ध्यान नहीं दिया जिनमें इनको ये बता रही थी कि मैं मरवा हूँ। चाह नहीं, मरवा ने आस्ता आस्ता सबको सारी बात बता दी। मुझे माफ़ कर दो चाह, मैंने अपनी अना में आकर तुम्हारे साथ बहुत बुरा करना चाहा, मगर देखो मुझे इसकी सज़ा मिल गई है। मरवा ने रोते हुए एक नज़र नाला पप्पो के नदामत भरे भरे चेहरे की तरफ देखा था। मंजर साहब और महानूर बेगम के बेयकीन और यमान के सुर्ख पड़ते चेहरे को देखकर चाहत से कहा था, इट्स ओके मरवाफी, मैंने आपको माफ़ किया। चाहत ने देर से बोली, शुक्रिया चाहत, तुम बहुत अच्छी है। मरवा ने नम लहजे में मुस्कुराकर कहा। आसमानी चीख पर तरफ मुतवज्जा आई जहाँ पर खड़ी हुई थी। क्या हुआ है? सबने एकदम परेशानी मुझसे पूछा था। मैं यहाँ पर आई तो मरवाफी के लिए थी, मगर यहाँ पर तो मेरी 2 हफ्ते की मेहनत पर पानी फेर दिया गया है। इसने यमान और चाहत की तरफ इशारा करके कहा था। इसकी बात का मतलब समझते वहाँ मैं जो सपने से घूरा था, इतनी सीरियस सिचुएशन में इस तरह की बात सुनकर
अब आज यहाँ यमान और चाहत का निकाह था, इसलिए घर में हड़बड़ी मची हुई थी। किसी की ड्रेसिंग मैचिंग चूड़ियाँ नहीं मिल रही थी तो किसी के झुमके गायब थे। चाहत अंबर के साथ पार्लर गई हुई थी, जबकि मरवा वो घर पे तैयार हो रही थी। वो घर वापस आ चुकी थी और इसका बाजू भी काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था। इसी की वजह से निकाह लेट किया गया था। अपने किए पर शर्मिंदा थी चाहत और बाकी सबके साथ यमान ने भी इसे माफ़ी कर दिया था। उमर जाओ जाकर अंबर और चाहत को पार्लर से पिक कर लो, कर लो, निकाह का वक्त होने वाला है। महानूर बेगम ने अपने भांजे यानी अंबर के भाई को कहा था। वो जी अच्छा कहता बाहर निकल गया। माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है मेरा बच्चा, अल्लाह नजर बद से बचाए ना। महानूर बेगम ने यमान को देखकर कहा, जो अभी कमरे से तैयार होकर बाहर आया था। अरे नशमा ये लो। महानूर बेगम कई नोट यमान की नज़र उतार कर पास खड़ी मुलाजमा को दिए थे। अच्छा मामा आप बस कर दे, आप भी कम खूबसूरत नहीं लग रही, पूरी कतरीना कैफ की कॉपी लग रही हैं, बल्कि इसे भी पीछे छोड़ रही हैं। यमान शरारती अंदाज में बोला तो महानूर बेगम इसके सर पर चपड़ लगाई थी। अच्छा चलो बाहर मेहमान आ गए हैं। महानूर बेगम बोलती हुई बाहर चली गई थी। यमान भी इनकी तलकीन में बाहर की जाने बढ़ गया था। चाहत बेडरूम रूम में बैठी हुई थी। वहाँ पर मौजूद सारी लड़कियों से छेड़ने में मसरूफ़ थी। आय हाय लालियाँ तो देखो हमारी चाहत के गालों पर। चाहत के शर्माने पर एक लड़की ने से छेड़ा तो बाकी सबके कह के बुलंद हुए थे। माशाल्लाह महानूर बेगम अंदर आई थी और शर्माती चाहत को देखकर बोली थी, अल्लाह मेरे बच्चों को यूं ही हमेशा खुश रखे, आमीन सुम आमीन। महानूर बेगम ने मुस्कुराकर कहा भी बोली, अच्छा चलो घूंघट डाल लो, अपने सर पर मौलवी साहब निकाह पढ़वाने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने एक चुनरी नुमा दुपट्टा चाहत के सर पर रखा था तो सारी लड़कियों ने होटिंग शुरू कर दी थी। अच्छा बस कर दो, और कितना तंग करोगी मेरी बहू को। महानूर बेगम ने इन सबको मसनूई गोरी से नवाजा था। अरे मम्मानी जान अभी बहू बनी नहीं है। मरवा ने हंसते हुए कहा था। वो अभी मुस्कुराते हुए कमरे से निकल गई। निकाह बखैर वाफियत हो गया था। ये मानो चाहत की खुशी की कोई इंतहा ना थी। इस वक्त फोटो खींचे जा रहे थे। सब भूलो चीज़ अंबर के कहने पर सभी ने ऐसे ही कैमरे किया था। कैमरे ने इनके मुस्कुराते चेहरों को अपनी तरफ अपनी आंख में हमेशा के लिए कैद कर लिया था। खत्म शोध। सो डियर रीडर्स, ये था नावल का नाम है चाहत, राइटर है हलीम मलिक। और नावल कैसा लगा आप लोगों को? मुझे तो अच्छा लगा। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।